वहीं ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर आई है, करीब 87 दिन बाद सेवाएं बहाल की गई हैं और साइबर स्पेस संबंधी सुप्रीम काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एक लंबे वक्त से इंटरनेट ब्लैकआउट था, कुछ जगहों पर इंटरनेट की स्थिति खराब हो गई थी, उसकी वजह हमले थे और कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं से अब ये जानकारी मिल रही है कि 87 दिन के बाद इंटरनेट की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। साइबर स्पेस संबंधी जो सुप्रीम काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है। अब ये दो खबरें हैं, लेकिन इस खबर के साथ मैं आपको बता दूं कि मुस्तफा खामनेई ने हर एक डिवाइस से दूरी बना ली है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें ट्रैक करके उनका भी हाल आयतुल्लाह अली खामनेई की तरह कर दिया जाए। इंटरनेट रीस्टोर ना करने की एक पीछे की वजह ये भी थी। हालांकि अब इंटरनेट रिस्टोर किया गया, ब्लैकआउट को खत्म किया गया, 87 दिन बाद ये सेवाएं बहाल की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका सीज फायर के दौरान लगातार एक के बाद एक हमले ईरान की तरफ करते जा रहा है, उकसावे के लिए कि ईरान फिर से जंग में उतरे और जैसे ही ये सीज फायर टूटेगा, अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान को एक बार फिर से खत्म करने में लग जाएगा। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पूरी तरीके से तबाह करके रख दिए हैं। अरब देशों के अहम ठिकाने तबाह हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और यूएई में जो तबाही मचाई है उसके बारे में क्या आप जानते हैं कि यूएई ही वो राष्ट्र है जिसने ईरान को चीन से हथियार खरीदने में मदद की थी और इन्हीं चीनी हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने यूएई के खिलाफ ही कर दिया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों की टेंशन बढ़ा दी। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई में किए। हालांकि यूएई और ईरान का कुछ मुद्दों को लेकर पहले से ही विवाद चलता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि यूएई ने ही ईरान तक चीन के हथियार पहुंचाने में मदद की थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के आईआरजीसी ने यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से सैन्य सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन उपकरणों का इस्तेमाल ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में होना था। बाद में ईरान ने यूएई पर ही 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार आईआरजीसी ने यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से एडवांस सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में किया जा रहा था। ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि यूएई की कंपनी ने आईआरजीसी के जिस यूनिट को तकनीकी उपकरण पहुंचाने में मदद की, उसी यूनिट ने बाद में यूएई पर 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रिपोर्ट्स कहती है कि साल 2025 के आखिर में आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण खरीदे। इसके लिए यूएई में मौजूद टेलीसन नाम की कंपनी का इस्तेमाल किया गया। ये कंपनी रस अल खैमा अमीरात में स्थित है। डॉक्यूमेंट्स और शिपिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि कंपनी ने करीब 1.8 टन वजन वाले चीनी सैटेलाइट एंटीना और उससे जुड़े उपकरण शंघाई से दुबई और फिर वहां से ईरान पहुंचाने का इंतजाम किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये सामान पहले चीन के शंघाई शहर से झोंगू युनचियान नाम के कंटेनर जहाज में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पहुंचा। इसके बाद वहां के ईरान के जहाज रामा 3 ने इसे उठाया और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज ने अपनी असली लोकेशन छिपाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस शिपमेंट का कस्टम रिकॉर्ड में एंटीना और एक्सेसरीज बताया गया। इसका कुल वजन लगभग 1.8 टन था और इसे 6 बॉक्स में पैक किया गया था। ये सामान ईरान की कंपनी एर्तिबातात फारागोस्टर किश के लिए भेजा गया था। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई की टेलीसन कंपनी ने ये चीनी उपकरण एर्तिबातात फारागोस्टर किश यानी ईएफके की तरफ से खरीदे थे। ईएफके एक ईरानी टेलीकॉम कंपनी है जो ईरान के सामान इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए काम कर रही थी। अमेरिका ने 2023 में सामान ग्रुप पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनी आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम के लिए काम करती है। हालांकि ईएफके पर कोई पश्चिमी प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका का ये भी कहना है कि सामान ग्रुप ने अलग अलग देशों में मौजूद कंपनियों के जरिए ड्रोन से जुड़े उपकरण खरीदे। इनमें एंटीना, सर्वो मोटार और दूसरे यूएवी उपकरण शामिल थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आईआरजीसी ने चीनी कंपनी द अर्थ आई से एक सैटेलाइट हासिल किया था। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखने के लिए किया गया। इसके बाद अमेरिका ने द अर्थ आई पर भी प्रतिबंध लगा दिए। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान की मदद करने वाले यूएई पर ही सबसे ज्यादा वार किए गए। क्या ये ईरान की रणनीति है या फिर ईरान ने यूएई को धोखा दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हालांकि यूएई और ईरान के बीच में कभी भी रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने दोनों ही देशों ने
कहीं कोशिश की कि वो एक दूसरे के लिए काम कर सके। अब ये काम तो किया, लेकिन उसके साथ साथ काम तमाम ईरान ने यूएई का कर दिया। कैसे? आईआरजीसी ने यूएई की कंपनी के माध्यम से चीन से सैटेलाइट उपकरण खरीदे। ये हालांकि सोर्स पश्चिमी मीडिया का है। उसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल ये उपकरण होने थे, जो कि चीन से खरीदे गए यूएई की मदद से। 2025 में आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से इन उपकरणों को खरीदा था। चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण भी इस दौरान खरीदे गए थे और इन्हीं का इस्तेमाल तो किया गया कि आखिरकार यूएई में कहां पर हम हमले कर सकते हैं जिससे उससे ज्यादा नुकसान हो। यूएई की कंपनी टेलीसन के माध्यम से ये उपकरण खरीदे गए और चीन के शंघाई से दुबई के जेबेल अली पोर्ट तक इन उपकरण को पहुंचाया गया। दूसरी तरफ दुबई से जहाज रामा 3 से ईरान पहुंचाए गए ये उपकरण उनके माध्यम से। अब इन्हें पहुंचा दिया गया, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि यूएई के ऊपर जो 2800 से ज्यादा हमले किए गए थे वो इन्हीं का इस्तेमाल करके तो किए गए थे, नेकी कर और दरिया में डाल। यूएई के साथ यही हुआ है। तो अब तक आपने देखा कि यूएई ने किस तरीके से ईरान का साथ दिया, उसे चीन के इक्विपमेंट्स हासिल करने में मदद की, लेकिन जंग के दौरान ईरान से सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले भी यूएई पर ही किए गए हैं। अब आपको बताती हूं कि हॉर्मुज में यूएई और ईरान के बीच में क्या विवाद है, जिसकी वजह से ही दोनों देशों के बीच में ये टेंशन लाइन हमेशा गहरी रहती है। इसको दरकिनार करके ईरान की मदद यूएई ने की थी। तो आपको बताती हूँ कि खुद का हॉर्मुज का गेट कीपर ओमान और यूएई भी मानते हैं। सिर्फ एक अकेला ईरान नहीं है जो उस पर दावा कर रहा है, बल्कि उसके अलावा 2 और देश हैं, ओमान, यूएई। अब यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है, यूएई का नहीं छूता है, लेकिन ईरान का छूता है, इसलिए ईरान ज्यादा दावा करता है। ये उनके बीच की बात है। और इसके अलावा ओमान को ये कहा गया था कि वहां से हम हॉर्मुज से जो भी टोल टैक्स वसूलेंगे वो आपको भी देंगे। ओमान ने इनकार कर दिया। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनब और लेसर चुनब द्वीपों को लेकर के विवाद है। ये तमाम द्वीप यूएई कहता है उसके हैं, लेकिन इस पर ईरान का कब्जा है और इस पर ईरान की सेना भी बाकायदा पहले से तैनात है। तो ये स्थिति है। इस वजह से दोनों देशों के बीच में टेंशन है। एक वजह हॉर्मुज की, दूसरी वजह इन तमाम द्वीपों की। जंग के बीच में यूएस इजराइल को एक बड़ा झटका भी मिला है। तेहरान म्युनिसिपैलिटी का बड़ा दावा है कि जंग में क्षतिग्रस्त 97% इमारतों को ठीक कर लिया गया है। 97% इमारतों को हल्का नुकसान हुआ था। ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। जहां अभी तक ये बताया जा रहा था कि तेहरान में सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है, वहीं तेजी से काम करते हुए तेहरान म्युनिसिपैलिटी ने यह दावा कर दिया है कि जंग के दौरान जो 97% इमारतों में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, हल्का नुकसान हुआ था, हमने उन्हें ठीक कर दिया है। सीज फायर का अच्छा खासा फायदा ईरान, अमेरिका, इजराइल की तरफ से उठाया गया। अमेरिका और इजराइल ने जहां युद्ध की नीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू की, तो वहीं इजराइल की तरफ से भी ऐसी ही तैयारियां की जा रही थी। लेकिन ईरान की तैयारियां इन दोनों ही देशों की तैयारियों से एकदम अलग नजर आती हैं। ईरान ने अपने यहाँ पर ड्रोन हथियार विकसित करने शुरू कर दिए, इस दौरान अपनी इमारतों को ठीक करना शुरू कर दिया, इंटरनेट को रीस्टोर करना शुरू कर दिया, लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। तो ईरान के लिए ये युद्ध इस लिहाज से तो खराब रहा कि उनकी अर्थव्यवस्था खड्डे में चली गई, लेकिन इस लिहाज से बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने इस दौरान अपनी जनता का भरोसा एक बार फिर से जीता है। वही खबर यह है कि युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में हमला चल रहा है। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान पर अटैक देखने को मिल रहा है और टायर शहर समेत अन्य जगहों पर हमले भी किए जा रहे हैं। टायर शहर तो सबसे ज्यादा अभी तक नुकसान झेल चुका है, जहां पर इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस फोर्स ताबड़तोड़ हमले करके उसे दहलाती रहती है। उसके पीछे की वजह हिजबुल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि हम झुकेंगे नहीं, मिटने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम इजराइल पर हमले करते रहेंगे और इजराइल इन्हीं हमलों का जवाब लेता है दक्षिणी लेबनान पर अटैक करके, टायर शहर पर अटैक करके, ये कह करके कि हिजबुल्लाह के आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं, इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान राजधानी बेरूत को हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने आप को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। विध्वंस के बाद निर्माण की कार्रवाई वहां पर चल रही है। तो ये दो खबरें मिडिल ईस्ट में अभी भी आग की तरह धधकते हुए नजर आ रही हैं। वहीं मिडिल ईस्ट की धरती बारूद से धधक रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल तनावपूर्ण शांति, हालांकि इस दौरान भी कभी कभी तोपें गरज ही जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली सेना बारूदी बारिश कर रही है। और तीसरा फ्रंट है गाजा का, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स अक्सर हमले करती है और अब एक बार फिर से इजराइल ने गाजा में वही कहर बरपा दिया है।
इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गाजा लगातार धधक रहा है। इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के आतंकियों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा में जबरदस्त हमला किया। गाजा में इजराइल ने एक बार फिर मिसाइलें बरसाई। दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमले में एक फिलिस्तीनी महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। कुवैत के फील्ड अस्पताल के मुताबिक जहां घायलों को भर्ती कराया गया था। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने खान यूनिस के पश्चिमी हिस्से में मौजूद विस्थापित के शिविर पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार मुवासी इलाके में एक विस्थापित परिवार के टेंट पर हमला हुआ। दावा किया गया कि इस हमले में एक अन्य बच्ची घायल हो गई। सेना ने कहा कि उसने एक आतंकवादी को निशाना बनाया। हालांकि इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। अक्टूबर में युद्ध विराम समझौता हुआ था। समझौते का उद्देश्य इजराइल और गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच 2 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को रोकना था। हालांकि भीषण लड़ाई शांत हो गई है, लेकिन इस अस्थिर युद्ध विराम के चलते इजराइल लगभग रोजाना गोलीबारी कर रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना ने बार-बार हवाई हमले किए और सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों के पास फिलिस्तीनियों पर लगातार गोलीबारी की। दावा है कि इन हमलों में 880 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। दरअसल हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया था। आतंकियों ने जमीन, समंदर और आसमान से इजराइल पर हमला किया था। कई आतंकी तो पैराग्लाइडर्स के जरिए इजराइल पहुंचे थे। आतंकियों ने इजराइल में भारी कत्लेआम मचाया। बताया गया कि हमलों में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई और आतंकियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल इजरायली सेना लगातार गाजा में ऑपरेशन चला रही है और हमास के आतंकियों को खत्म करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।